आज आपने क्या पढ़ लिया? समास की शुरुआत करी है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। देखो यहाँ संक्षिप्त ही है ना, राजपुत्र दिया है, भरपेट दिया है, विद्यालय दिया है, देवालय दिया है, यहाँ पे हमने उसके मूल रूप में विग्रह करके उसको ला दिया है। समास क्या होते हैं? विग्रह होते हैं। संधि क्या होती है? विच्छेद होती है। ठीक है, विच्छेद मतलब होता है किसी चीज को तोड़कर देखना, विग्रह करना मतलब होता है किसी को मूल रूप में लाना, जो उसका वास्तविक रूप है। जैसे आपका अगर नाम लिया है, केवल वो नाम है, अगर हमने आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका सरनेम एक साथ कर दिया तो विग्रह करना, पूरा मूल रूप ले लिया ना। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ भी हमने वही प्रक्रिया अपनाई है। तो आज हम अपन यही शुरू करेंगे। अब चलते हैं, बैठ जाओ बेटा। समास की परिभाषा लिखेंगे पहले। पहले आप नोट करेंगे, फिर हम आपको ये पूरी समझाएंगे परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो पहले, फिर हम आपको बताते हैं। लिख रहे हैं सभी? जल्दी जल्दी लिखेंगे। देखिए समास की परिभाषा दी है यहाँ, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उस समस्त पद को, समस्त एक को नहीं, ठीक है, उस समस्त पद को हम क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। अब लिखेंगे, ये आपने लिख लिया पूरा? इसके लिख लीजिए, फिर प्रकार दिखाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं लिखेंगे, समास की विशेषताएं या महत्व। समस्त पद के बारे में भी हमने बताया था ना आपको, ये पूरा समस्त पद बताया था। ये समास हो गया, यानी कि वो संक्षिप्तीकरण समास है, और जो विस्तृत उसका रूप है वो समस्त पद है। ठीक है, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। दो पद क्या होते हैं? दो शब्दों का पद माने होता है। हमने आपको बताया था ना उदाहरण, जैसे कि उदाहरण हमने दिया माता पिता, यानी कि माता और पिता। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। दो पद मिलकर एक पद
पद का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा है आपका दो पदों की विभक्ति का लोप इसके विभक्ति के विषय में भी हमने बताया था, दो पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, अभी बताया था ना, कर्ता कारक वगैरह हमने आपको पूरी परसर्ग बताए, विभक्तियां बताई कर्ता ने कर्म को। तो आपने देखा था ना कि जैसे विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए जहां आलय बोला है, के लिए क्या है, विभक्ति है ना। जैसे विद्या के लिए आलय बोला था ना, आया ना, के लिए आलय, तो ये के लिए क्या है, परसर्ग विभक्ति है, ठीक है। कारक की क्या है, विभक्ति। तो जब इसको मूल रूप में लाए तो विद्यालय हो गया, ये बीच में से गायब हो गया, चला गया ना, लोप हो गया इसका। दो पदों, जहां समझ में ना आए पूछेंगे, में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बेटा फैन ऑफ कर दो। देखो अभी हमने इसके विषय में भी आपको बताया था कि दो पदों में कभी कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने आपको दोनों पद, तीनों उदाहरण बताए थे। सबसे पहला उदाहरण क्या बताया था, भरपेट, है ना, क्या बताया था, भरपेट। अब ये क्योंकि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो पहला पद प्रधान, ठीक है। यहाँ हमने बताया विद्या के लिए आलय, है ना, आलय इसमें दूसरा हो गया। फिर यहाँ हमने माता और पिता बताए थे आपको, माता पिता बताए थे, तो ये दोनों पद प्रधान है। क्यों, क्योंकि ना तो ये कम है ना ये कम है, दोनों की बराबर महत्ता है, तो ये दोनों पद प्रधान है, ठीक है। ये विशेषता लिखेंगे। पहले समास में कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता विद्यालय दिए हैं, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, दो पदों की विभक्ति का लोप हो जाता है। दो पदों की विभक्ति जैसे हमने बीच में बताया था, के लिए गायब हो गई थी, है ना। वीडियो चल रहा है ना। दो पदों में कभी कभी पहला पद प्रधान और कभी कभी दूसरा पद भी प्रधान हो सकता है, और कभी दोनों ही पद प्रधान हो सकते हैं। लिख लिया ये। आप लोगों ने पढ़ी है ना, स्वर व्यंजन पढ़े। तो पहली जो संधि होती है वो स्वर ही होती है। स्वर तो पढ़ा आपको पता है ना, आ ई उ ए पढ़े हैं ना। दीर्घ स्वर भी होते हैं, लघु स्वर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर पूरे 5 वर्ग जितने हैं, ठीक है। कंठ, ताला, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म,
संयुक्त द्विगुण व्यंजन होते हैं ना, वो सारे कैसे हैं आपके व्यंजन। विसर्ग जानते हो, विसर्ग क्या होता है? ये इस तरीके के देखा हो ना, अंग आहा बोलते हैं, ये विसर्ग है। विसर्ग पढ़ा है ना, जैसे आप दुख लिख रहे हैं, ये लिखता है ना, आपने देखा होगा, जैसे अंग और आहा, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ठीक है। तो ये तीनों एक तरह से देखा है वर्णमाला ही पूरी संधि है, स्वर व्यंजन विसर्ग। समास के नाम लिखेंगे। समास कौन कौन से होते हैं? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, समास सब में लिखेंगे, ठीक है। देखो वैसे समासों की संख्या तो बड़े स्तर पे पढ़े तो 4 ही है, कर्मधार और जो आपका है ना द्विगु समास, द्वंद्व समास, वो दोनों को हम तत्पुरुष का ही भेद मानते हैं, लेकिन आपकी किताबों में उसको 6 करके दिया। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर पढ़ते तो समास 4 ही है, ठीक है। वो तत्पुरुष से ही निकले हैं दोनों, लेकिन आपकी किताबों में आप वही पढ़ेंगे। फिर है कर्मधारय, कर्मधारय समास। जहां बेटा समझ में नहीं आया पूछेंगे आप लोग। द्विगु, द्विगु का मतलब ये 2 होता है, और छठवा है आप, तीसरा कहाँ चला, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा द्वंद्व, द्वंद्व समास, और छठवा है आपके लिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इसके विषय में समझेंगे। समास में 2 पदों का योग होता है, योग माने जोड़, मिला होते हैं, समझाते ना 2 पद हमने आपको, ठीक है। फिर समास की संख्या कितनी है? देखो ये सामान्य से अंतर है जो हमने आपको बता दिया, बहुत कठिन वाली भाषा में नहीं लिखवा रहे, आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। 6 के नाम हमने लिखवा दिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ठीक है। संधि क्या होती है? संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? 2 वर्णों। हमने बताया था ना, जैसे अ और आ मिल गए थे, ध्वनियां मिल रही थी ना, तो वो था वर्णों का मेल। यहाँ क्या है? शब्दों का मेल। संधि की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। लिखिए जल्दी, फिर एक अंतर और लिखवाएंगे। समास, अभी हमने आपको कुछ पढ़ाया था कि अभी हमने आपको 2-4 उदाहरण दिए थे ना अलग अलग, तो हमने क्या बताया था कि 2 शब्दों का मेल ही समास है। कैसे शब्दों का? कैसे 2 शब्द तो कोई भी मिला दो आप, नहीं, जो सही है, जो सार्थक है, जो कि निरर्थक नहीं है, यानी दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ है, वैसे शब्दों का मेल क्या है आपका? समास। समास का अर्थ समझेंगे, संक्षेपीकरण। क्या है? संक्षिप्त करना। संक्षेपीकरण मतलब छोटा करना, ठीक है। संक्षेप का क्या मतलब होता है? छोटा करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट करना ही क्या है? समास है। समास का काम ही यही है कि छोटा करना। देखो ऐसे निबंध की शैली होती है समास शैली, व्यास शैली। समास शैली का मतलब होता है छोटा रूप करना, और व्यास शैली का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है, तो उसे हम उस
समस्त पद को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। स्वतंत्र पद यानी कि एक शब्द पूरा, पद माने एक पूरा शब्द बनता है, तो उस समस्त पद को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे मैं बताया ना, विद्या के लिए आलय, विद्यालय बन गया ना वो पूरा, तो वो पूरा क्या है? जैसे कि देखो दिया है यहाँ पर, हमने बताया था ये समस्त पद हो गया ना, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? समास। और मूल रूप हमने बताया था विग्रह करके, विद्या के लिए आलय। समास की विशेषताएं क्या है या महत्व? समास में कम से कम 2 पदों का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 2 पदों का, 2 शब्दों का होना जरूरी है। देखो समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब देखिए ना, अ का बताते हैं, फिर वो मिलता है, फिर हम उसको विच्छेद कर, संधि विच्छेद होती है, विच्छेद के बाद हमें पता चलती है कि इसमें कौन सी संधि। ठीक है, ऐसे ही 2 पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, पूरा एक पद बना देते हैं, एक बड़ा सा शब्द बना देते हैं। 2 पदों की विभक्तियों का लोप भी होता है। 2 पदों की विभक्तियों का, जैसे हमने बताया था ना, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे जब हमने इसका मूल रूप क्या है? विद्या के लिए आलय, यही है ना। तो देखा आपने, मूल जब ये पूरा शब्द बना तो ये गायब हो गया। जैसे राजपुत्र है ना, राजा का पुत्र, तो का गायब हो गया। ये लोप होना होता है। लोप माने छुप जाना, कहीं दिखाई ना देना, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे समास का तो वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं। ठीक है, 2 पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी कभी दोनों पद भी प्रधान होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है एक समास के जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि पहला पद आप अव्ययीभाव, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, संख्यावाची है, दोनों पद प्रधान है। यानी कि जहां पर द्वंद्व समास है, द्विगु माने होता है संख्या और द्वंद्व माने दोनों। द्वंद्व समास जहाँ है वहां पर दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे माता पिता, रात दिन, हंसना गाना, हंसना रोना, ये दोनों पद प्रधान है, ना कोई किसी से कम है ना कोई किसी से छोटा है। तो ये ऐसा भी, और लेकिन एक समास ऐसा भी है जैसे कि आपका है बहुव्रीहि, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। प्रधान मतलब जानते हो? महत्ता जिसकी ज्यादा हो। प्रधान मतलब प्रमुख, प्रमुख तो जानते हो ना। तो जैसे कि पहला पद, पहला वाला शब्द है वो ज्यादा प्रमुख है, उसके बिना शब्द नहीं बन सकता। मैं ये मतलब, अब यहाँ पे आलय प्रमुख है, विद्या नहीं है। विद्या शब्द एक है, आलय मतलब जहां पर सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये वाला पद प्रधान हुआ ना। ऐसे ही हमने आपसे कहा यथाशक्ति, तो इसमें यथा शब्द प्रमुख है, क्योंकि शक्ति तो एक छोटा सा हो रहा है कि शक्ति, लेकिन हमने यथाशक्ति कर दिया, नहीं शक्ति के अनुरूप, इसमें थोड़ा जोर पड़ गया, तो ये पहला हो गया अव्ययीभाव समास है। ये तत्पुरुष समास है। हमने कहा माता पिता, माता और दोनों पद प्रधान है, ना माता जी कम है ना ही पिताजी कम है, दोनों प्रधान। ठीक है, अब हमने आपसे कहा क्या? हमने आपसे कहा कि गजानन, गजानन मतलब, गजानन किसको कहते हैं? आया ना, दशानन, 10 हैं जिसके आनंद। अरे दशानन किस नहीं पता किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं ना, रावण को दशानन बोलते हैं ना। 10 है ना, आनंद माने होता है मुख। ठीक है, पंचानन 5 है जिसके मुख बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पर हमने जैसे ही आपको बोला गजानन, दशानन, षडानन, चक्रपाणी, शूलपाणी, जैसे ही हमने बोला आपने तीसरी ओर इशारा ले लिया, यानी सीधा सीधा नहीं लिया, आपको समझ में आया। जैसे मुरलीधर, गिरधर, आपने कृष्ण जी को समझा ना, तो ये है बहुव्रीहि। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन वो किसी तीसरी बात की ओर इशारा कर रहा है, तो ये क्या है आपका? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन वो तीसरी ओर, किसी और की ओर इशारा कर देता है। ये है आपका बहुव्रीहि। समझ में आया?